हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर विजय और आज इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे। जी हाँ दोस्तों, लाइट चालू कर देते हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? देखो दोस्तों, क्या है, हमारे देश में स्टेट्स और यूनियन के यानी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के चुनाव अलग अलग होते हैं और इसी वजह से कई सारी समस्याएं होती है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि क्यों ना देश में चुनाव सिर्फ एक बार ही हो, एक बार ही चुनाव हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बार बार जो चुनाव होते हैं ना, तो बार बार हम चुनावी मोड में नहीं जाना पड़ेगा। पूरे देश का, अलग अलग राज्यों का, यूनियन का, सबका चुनाव जो है वो एक ही बार में हो जाएगा। सॉरी, देश का मैप थोड़ा अजीब सा बन गया, पर भावनाओं को समझो कि देश जो है, पूरे देश का चुनाव एक ही बार में हो जाएगा। लेट से साल के कुछ 1-2 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाएगा। बाकी बचे हुए 5 साल जो है वो ईमानदारी से जो है डेवलपमेंट वर्क पे फोकस करेंगे, चुनावी मोड पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वन नेशन वन इलेक्शन, इट इज द प्रपोज टू सिंक्रोनाइज लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन, साथ ही साथ लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको एक साथ करवाने का एक प्रोसीजर है जिसे कहा गया है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इलेक्शन क्या होगा? इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होंगे, सारी स्टेट्स के भी और यूनियन के भी। ठीक है, पर इतने सारे स्टेट्स का एक साथ करवाना ऐसे पॉसिबल नहीं है। फेजेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी भी कई स्टेट्स में अलग अलग फेजेस में चुनाव होते हैं। जैसे इवन मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जो है 3 फेज में चुनाव हुए थे रिसेंटली। तो वैसे ही नंबर ऑफ फेजेस तो कई रहेंगे। हो सकता है आपकी बार वन नेशन वन इलेक्शन से करके 10 फेज भी हो जाए। तो नंबर ऑफ फेज अलग अलग हो सकते हैं, पर वो विद इन 2-3-4 मंथ्स के अंदर अंदर पूरे देश में चुनाव हो जाएगा। इसका पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल सा कि एक तो कॉस्ट रिड्यूस करनी है, गवर्नेंस इंप्रूव करनी है और डिसरप्शन कम करना है। ठीक है, ये अभी अपन पूरा डिस्कस करेंगे आगे। अब अपन सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। दोस्तों, क्या होता है, जब हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन बन के 1951 में पहली बार जब चुनाव हुए थे ना, तो सारे ही देश में एक साथ ही होने थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया है, इससे पहले कहीं कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो 1951 में जब पूरे देश में पहली बार चुनाव हुए तो सभी यूनियन के साथ साथ सभी राज्यों में भी एक साथ ही सारे चुनाव हुए थे। ऐसा ही इसके अगले 5 साल बाद भी ऐसा ही हुआ और होना भी चाहिए था, क्योंकि 5 साल लगभग सभी सरकारें चली। और चलती भी क्यों नहीं, क्योंकि सारी सरकारें कांग्रेस की थी लगभग। एक आध को छोड़ के, जैसे केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, उसके अलावा बाकी सारी गवर्नमेंट बनती है। सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट 1957 में सेकंड फेज में बनी। तो 1957 में भी जो है पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए। उसके बाद वाला जो फेज है 1962 में भी पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए और 1967 में भी पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए। तो शुरुआती 4 चुनाव जो है वो एक साथ हुए पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और यूनियन में। पर बाद में क्या हुआ, 1967 के बाद से बहुत सारी चीजें होने लग गई। जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस करने लग गई। जैसे केरला की स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने गिरा दिया था। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करने लगी, स्टेट की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने लग गई। इस वजह से डिस्टेबलाइज करने लग गई। इस वजह से क्या होता कि स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, और जब वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती तो ऑब्वियसली वहां चुनाव, जैसे मान लो 1967 में चुनाव हुए और वहां शपथ लेने से पहले ही जो है प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया या कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो 2 साल ही चली, 3 साल ही चली, तो बार बार सरकारें गिरने लगी। और इस वजह से ऐसा हुआ कि एक जो बैलेंस बना हुआ था कि सभी यूनियन में और स्टेट्स में एक साथ चुनाव हो रहे थे, वो बिगड़ गया। जिसमें लिखा हुआ भी है, जैसे देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि डिसरप्शन इन 68 to 69 ड्यू टू प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा। प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो गया था। अभी रिसेंटली इसी चीज को लाइट में लाई है बीजेपी गवर्नमेंट हमारी। अपनी जो केंद्र की बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि यार ये चीज जो है, ये जो सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन, ये वापस लाना चाहिए। और क्यों लाना चाहिए ये आगे चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई वन नेशन वन इलेक्शन की, रिवाइवल कमेटी, जिसको कहा गया है हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन एंड वन इलेक्शन। इसके चेयरमैन कौन है? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बार फीचर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी आ गया, गवर्नमेंट ने बिल लेके आ गई है अपने लोकसभा के अंदर। और अंतर होता है एक बिल में और एक्ट में। जब बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, और इसीलिए अभी पास नहीं हुआ, अभी सिर्फ बिल लेके आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट एक्ट, तो 129th अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब ये पास होगा तो ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कई एग्जाम्स में बाकायदा पूछा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें आर्टिकल 83, 172 और आर्टिकल 82A इंसर्ट किया जाएगा। 83 और 172 में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये वो आर्टिकल है जो लोकसभा और 172 वाला राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं। तो इन आर्टिकल्स में जो है बदलाव लाया जाएगा, ठीक है। और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आर्टिकल 82A, ठीक है। ये अमेंडमेंट करके जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो परमानेंट हमारे देश के सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फिट हो जाए। तो फिर क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ, फिर एक दूसरा अमेंडमेंट बिल भी लेके लाया गया जो कि यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल है। इसमें क्या होगा कि ये तो नॉर्मल स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। ये हमारी यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनमें लेजिस्लेचर है, जैसे कि आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, वहाँ की स्टेट असेंबलीज को उस टाइम लिमिट के साथ सेट करने के लिए, मैच करने के लिए, जिस टाइम लिमिट में लोकसभा में चुनाव होने हैं उसके लिए उनके लिए एक सेपरेट बिल लेके आया गया है, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है। जैसे ये पास होगा तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे प्रोसीजर क्या है कि 2 फेज इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी शुरुआत में तो क्या होगा कि पहले यूनियन गवर्नमेंट का और सभी स्टेट्स का चुनाव करवा लेंगे एक बार में। फिर इसके 100 दिन के अंदर अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है ना, जैसे आपकी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उनका भी चुनाव करवा देंगे, ताकि देश जो है चुनावी मोड से फिर अगले 5 साल के लिए फ्री हो जाएगा। अगले 5 साल फिर देश जो है पूरा डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करेगा। ये मेजर मोटा मोटा इसका ऑब्जेक्टिव है। अभी ये सिर्फ बिल है, अभी पास नहीं हुआ, इसलिए एक्ट नहीं बना है, ठीक है। एक्ट कब बनेगा, अभी क्या है, इस बिल को भेज दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में आप जानते हैं कि अलग अलग सदस्य होते हैं, एक छोटी कमेटी होती है। हर बिल को सभी लोगों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो एक कमेटी बना दी जाती है 8, 10, 15 लोगों की, अलग अलग पार्टी से लोग आते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चर्चा करते हैं, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में लगभग हर पार्टी के लोग होते हैं। इसलिए एक तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है क्योंकि लोग कम होते हैं, और क्योंकि सभी पार्टी के लोग होते हैं तो वो सबको एक तरीके से सब लोग उससे एग्री भी होते हैं। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्योंकि फुल टाइम उसको अपना समय दे सकती है, इसलिए डिटेल में आराम से डिस्कशन किया जा सकता है, इसमें पूरा एक्सपर्टीज लगाया जा सकता है। इसलिए अभी रिसेंटली इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री इसमें अपना समय देगी, पूरा चर्चा करेंगे वो लोग, और उसके बाद जब वो अपना एक फाइनल कंक्लूजन देंगे तब हो सकता है फिर इसको असेंबली में, लोकसभा में लाके पास कर दिया जाए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या होगा कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जैसे बार बार आप चुनाव लड़ते हो तो बार बार क्या होता है, कैंपेनिंग होती है, ठीक है। अब बार बार कैंपेनिंग होगी तो बार बार आप चुनाव लड़ोगे, बार बार कैंपेनिंग होगी, और बार बार कैंपेनिंग होगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी ना, इलेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे बार बार अगर आप ईवीएम को मोबिलाइज करते हो, बार बार आप जो है सिक्योरिटी पर्सन को मोबिलाइज करते हो, उनकी ड्यूटी बार बार लगाते हो। मान लो आज राजस्थान में चुनाव है, आज से 4 महीने बाद बिहार में चुनाव हो जाते हैं, उससे 8 महीने बाद केरल में चुनाव हो जाते हैं, उससे लेट्स से उससे 5 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव हो जाते हैं। ऐसे कंटिन्यू अगर ये चेंज चलती रहती है तो कोई भी कंटिन्यूसली मुश्किल हो जाता है कि 6 या 10 महीने भी कंटिन्यू बिना इलेक्शन के देश चले। इसलिए कॉस्ट रिडक्शन सबसे पहला इसका प्राइमरी फोकस होगा, एक तो। दूसरा है गवर्नेंस की कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव से पहले मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना, आचार संहिता जिसको बोलते हैं। और मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में है
और गवर्निंग जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, हाँ जी, तो कोई भी रूलिंग पार्टी जो है आचार संहिता के दौरान कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, कोई भी पॉलिसी नई इनॉग्रेट नहीं कर सकती, किसी नई पॉलिसी को ला नहीं सकती, और इस वजह से एक तरीके से सरकार का जो काम है वो ठप्प पड़ जाता है, रुक जाता है। और ये बार बार अगर चुनाव आचार संहिता लगती रहती है तो बार बार क्या होगा, इस तरीके की आचार संहिता लगने से काम रुक जाता है, बार बार रुकावटें आएगी। और इसी वजह से अगर हम 5 साल में ही सिर्फ एक बार चुनाव कराएंगे तो सिर्फ एक बार लगेगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और गवर्नेंस की कंटिन्यूटी रुकेगी नहीं। इसी के बाद से अपन देखते हैं एक और फायदा जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट की गति रुकेगी नहीं, और इसीलिए कोविंद कमेटी ने कहा है कि अगर ऐसा होगा, देश में वन नेशन वन इलेक्शन लेके आया जाए, तो देश की जीडीपी जो है वो 1.5% हायर जीडीपी ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू टुडे। यानी देश की जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, यानी देश में इकोनॉमी जो है ना वो रुकेगी नहीं बार बार, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। उसके बाद देखते हैं हायर वोटर टर्नआउट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल फायदा होगा इसका, कि जैसे मान लो अभी आपका नाम आपके गांव की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और आप लेट से किसी बड़े शहर में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं और किसी पर्टिकुलर विलेज में, वी विलेज में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इलेक्टोरल रूल है। तो अभी जब भी चुनाव होते हैं आप जयपुर से अपने गाँव जाते हैं। अब मान लो आज तो है लोकसभा का चुनाव, और आज से 6 महीने बाद होगा लेट से राजस्थान स्टेट असेंबली का चुनाव, उससे लेट से 3 साल बाद होगा आपके पंचायत का चुनाव। तो आप जरूरी नहीं है कि हर बार आप जाओगे, हो सकता है आप तीनों में से एक बार जाओ या ना जाओ, पर अगर तीनों ही चुनाव लेट से एक ही डेट को हो जाए या आसपास की डेट में हो जाए तो ये निश्चित है कि आप जरूर जाओगे, क्योंकि फिर आपके पास एक मोटिवेशन है कि हमें जाना है। हम 3 बार, मतलब हम केंद्र सरकार के लिए भी, हम राज्य सरकार के लिए भी, और हम हमारी पंचायतों के लिए भी वोट करके आएंगे। तो इस वजह से वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? एक चौथी और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का सही यूज होगा। हाँ, मगर चीजों के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि एक तो फेडरलिज्म का कंसर्न है। फेडरलिज्म और रीजनल पार्टी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो नेशनल मुद्दे हैं ना, नेशनल इश्यूज हैं, वो डोमिनेट कर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा भाई? अभी हमने देखा कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, लेट्स से मोदी लहर आई थी बीच में, है ना, 2014 में, और यहाँ हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब जब एक साथ पूरे देश में वोटिंग होती है ना, तो ऐसा लाजमी है कि जो केंद्र सरकार है उसको फायदा होगा, नेशनल इश्यूज डोमिनेट कर जाएंगे। तो जब मान लो इलेक्शन से जस्ट पहले आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो इससे क्या होगा कि सभी राज्यों में जो है ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि यूनियन की जो गवर्नमेंट है यानी बीजेपी है, तो सभी राज्यों में उसी की सरकार आने की संभावना रहती है। फिर हम देखते हैं इसमें एक लॉजिस्टिक हर्डल भी है। कैसे भाई? कि अभी तो हमारे पास कम ईवीएम है, कम लोग हैं, पर हम अलग अलग बार चुनाव करवाते हैं, बारी बारी से चुनाव करवाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए हमें एक साथ कितनी सारी ईवीएम चाहिए, एक साथ कितने सारे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, कितने सारे लोग चाहिए। तो एक बार में चुनाव करवाने में मशीनें, ईवीएम ज़्यादा लगेगी, लोगों का डिप्लॉयमेंट करना मुश्किल है। वही जब हम चीज़ें किश्तों में करवा रहे थे, कम मतलब फेजेस में करवा रहे थे, तब वही ईवीएम्स हम दूसरे स्टेट में रिपीट कर लेते थे। तो वो सारी चीज़ें एक लॉजिस्टिक हर्डल भी पैदा करेगी। तो ये बात समझ में आती है। अच्छा, रीजनल पार्टी को नुकसान होगा, जैसा मैंने बताया कि नेशनल पार्टीज को फायदा होगा, क्योंकि नेशनल इश्यूज के जो मुद्दे हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। स्टेट के जो मुद्दे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सबस्यूम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। फिर एक चैलेंज ये भी है कि 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी पार्लियामेंट में इसको पास कराने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने के लिए, जो कि आसान नहीं है। तो 2/3 मेजोरिटी लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर उसके बाद बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे मान लो किसी राज्य में क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है। अगर किसी राज्य में क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो वहां दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, है ना। और जब दोबारा चुनाव करवाओगे तो फिर तो कैसे करवाओगे आप?
क्योंकि आपका तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाना चाह रहे हैं। और लेट से मान लो किसी राज्य में चुनाव भी हो जाते हैं, सरकार भी बन जाती है, पर 2 साल बाद ही वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और वहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो फिर आप 2 साल बाद वहाँ कैसे चुनाव करवाओगे? वो भी अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अब हम देखते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश में लाना है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 83, 85, 174 और 376 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 83 बात करता है लोकसभा के इलेक्शन टर्म की, आर्टिकल 85 बात करता है लोकसभा की डिसोल्यूशन की, आर्टिकल 172 सिमिलरली बात करता है स्टेट असेंबली के टेन्योर की, उसके इलेक्शन की, आर्टिकल 174 बात करता है स्टेट असेंबली की डिसोल्यूशन की, और आर्टिकल 356 मैंने बताया प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो इन सबको आपको किसी तरीके से अमेंड करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है सही तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अच्छा, एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट करने का प्रोविजन आया, आर्टिकल 82A, टू इनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये नया अमेंडमेंट जोड़ा जाएगा। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है उसमें भी क्या होगा, कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी में जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा, यानी जो मतदाता सूची होती है ना, जिसमें लिखा होता है पूरा नाम, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नाम व्यक्ति है, वोटर है, उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस, उसका जो पता है और उसकी पूरी आइडेंटिटी लिखी होती है। वो इलेक्टोरल रोल स्टेट्स के लिए भी और यूनियन के लिए भी सेम ही रहेगा, स्टेट और यूनियन के लिए सेम रहेगा। और वो इस वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविजन है, क्योंकि आप एक साथ चुनाव करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को भी अमेंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप सभी स्टेट्स और यूनियन में एक साथ चुनाव करवाना चाहते हो तो आपको राज्यों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के हाथ में है। हाउएवर, अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, जैसे पंचायत वगैरह है, इनमें अगर आप एक साथ चुनाव करवाना चाहते हो तो आपको जरूरी है कि कम से कम 50%, मतलब 51% ही कह दो, या यूं कहूं 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 स्टेट्स जो है वो आपका समर्थन करें, तभी आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, उनमें भी जो है चुनाव एक साथ करवा सकते हो। उस चुनाव को सिंक्रोनाइज कर सकते हो हमारे केंद्रीय चुनाव के साथ, हमारे पूरे नेशनल इलेक्शन के साथ। अब इसका ग्लोबल एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा कहाँ कहीं किसी देशों में हो रहा है? क्या हो रहा है साहब? कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हर 5 साल में एक बार साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। वहाँ के सभी प्रोविंसेस यानी राज्यों में और वहाँ की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका चुनाव एक साथ होता है। सिमिलरली स्वीडन में भी ऐसा होता है कि वहाँ की नेशनल और लोकल बॉडीज में हर 4 साल में एक साथ चुनाव होता है। 4 साल में एक बार एक साथ चुनाव होता है। अभी यूपीएससी के लिए इसकी क्या रिलेवेंस है ये देखो। एक तो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको बताया 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 82A क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2024, तो वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे मेंस में आपका जीएस का पेपर 2 पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, खासतौर पे फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है, उस पर्सपेक्टिव से ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ऐसे आ सकता है, इस पे बिल्कुल आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड फेडरलिज्म, इस तरीके से कोई ऐसे भी आ सकता है। और अगर इंटरव्यू स्टेज में भी आपके जनरल व्यूज पूछे जा सकते हैं कि इसका भाई बताओ डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ेगा, गवर्नेंस पे क्या असर पड़ेगा। अब बात आती है कि लास्ट एंड फाइनल पॉइंट कि आगे गवर्नमेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए, मतलब सभी स्टेट्स को, राज्यों को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को कॉन्फिडेंस में लाना होगा। ऐसा नहीं हो कि ये एक तरीके से डिक्टेटोरियल तरीके से पास कर दिया जाए बिल। भले ही आपके पास मेजॉरिटी है, पर आप जब तक राज्यों को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, आप सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया तो बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी, ओवरऑल जो पर्पस है ना वो डिफीट हो जाएगा।
अभी एक्सपेक्टेड ये है कि अगला मतलब जो फर्स्ट टाइम वन नेशन वन इलेक्शन इस बिल आने के बाद से, अमेंडमेंट एक्ट बन जाने के बाद से, जब पहली बार पूरे देश में चुनाव एक साथ होगा, वो प्रपोज है कि 2034 में 2034 में एक साथ वो चुनाव हो जाएगा। क्योंकि ये एक कॉमन डेट निकाली गई है, कॉमन साल निकाला गया है कि इसके ये कॉमन ईयर है जब बहुत सारे राज्यों का और यूनियन का जो है चुनाव एक साथ होना प्रपोज्ड है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी यूनियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाए, फेडरलिज्म कमज़ोर ना होने दे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लॉ में लिखी नहीं जा सकती, ये प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम भले ही कितना ही खूबसूरत, कितना ही शानदार कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना बना लें, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले लोग या सरकारें जो है वो सही नहीं होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं। और इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट को, जैसे मैंने आपको मुद्दे बताए कि नेशनल इश्यूज़ के मुद्दे हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, जो राज्यों के मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फेडरलिज्म का ध्यान रखे, राज्यों की महत्वाकांक्षाओं का, स्टेट्स के फेडरलिज्म का, स्टेट इश्यूज़ का भी ध्यान रखे। ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि अभी आप इसके प्रोज कॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जो कि मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या बदलाव किए जाएंगे 1951 वाले में। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 82A क्या है, फिर मैंने आपको बताया 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल क्या है 2024 वाला। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर फोकस करो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और बहुत जल्दी अपन मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।